तो सर आजकल जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो न्यू डिजिटल मार्केटिंग फील्ड हमें जस्ट एंटर ही करने वाले अवेयरनेस, क्योंकि आजकल इंस्टीट्यूट जो है काफ़ी ज़्यादा स्कैम भी कर रहे हैं और अपनी ज़्यादा हाई फीस चल रही है उनकी, और वो प्लस सिखाते कुछ नहीं है और फीस उनकी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो इस चीज़ के लिए आप न्यू स्टूडेंट्स को कैसे अवेयर करना चाहेंगे? तो सर ये बताएं कि जो गूगल अपडेट्स होते हैं ये होता क्या है जिसकी वजह से एसईओ में डिफरेंसेस आते हैं? कि अपने वो एल्गोरिदम को, सर्च एल्गोरिदम्स को ऑप्टिमाइज करते रहता है। क्या सर एआई से जॉब खत्म हो चुकी है? आज के डेट में बहुत सारे लोग बिल्कुल जैसे चैट जीपीटी और जेमिनी कंटेंट तो वो एज इट इज़ यूज करते हैं उसको। तो सर एसईओ ये टर्म होता है। तो आपको वो सारी चीज़ें को यूज करना है। आप तो सर आजकल कंटेंट में आपके हिसाब से तो सर एक मार्केटर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जो भी बजट वो स्पेंड कर रहा है उसका वो चाहता है एटलीस्ट। सर आपने अपने लिए क्लाइंट के लिए सबसे बेस्ट आरओआई अभी तक कितना जनरेट करा है? हमने अभी तक जो मैक्सिमम आरओआई जो अचीव किया वो एसएमओ होता क्या है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता है कि आप सपोज आपने तो सर आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है शॉर्ट्स और रील्स का। तो बिजनेसेस को अपने ब्रांडिंग के लिए उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है? आज के डेट में क्या है, लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स या रील्स ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि क्या सर आपके कभी क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गया हो और पूरा गेम प्लान चेंज हो गया हो आपका? बिल्कुल अपना एक क्लाइंट है तो सर एक प्लेटफॉर्म में लिंकिंग तो उसकी स्ट्रेटेजीज किस तरह से काम करती है? उसकी यूनिक स्ट्रैटेजीज क्या है जिससे हम लिंक्डइन ऑप्टिमाइज कर सके अच्छे तरीके से? लिंक्डइन पे एक फीचर्स है, सो आपको वो बिल्कुल यूज करना चाहिए। आप तो सर जैसे हम लिंक्डइन पे पोस्ट वगैरह करते हैं तो उसको वायरल कैसे किया जाए? तो सर पे कैम्पेन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो इन सब में से सबसे ज़्यादा आरओआई कौन सा प्लेटफॉर्म देता है? आज के डेट में सबसे अच्छे आरओआई देता है। बट तो सर एक सक्सेसफुल कैंपेन में कॉल टू एक्शन बटन में क्या रोल होता है? कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज आप तो सर एड कैंपेन्स में कीवर्ड्स के टाइप होते हैं जैसे एग्जैक्ट मैच, प्रेज मैच और ब्रॉड मैच। तो कौन सा टर्म हमें कब यूज़ करना चाहिए? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है बियॉन्ड बातें, और मैं हूं आकाश। और मेरा नाम है चिन्मय, और आज का जो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपका भी इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानने के लिए या फिर कोई भी ऐसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है तो ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। एंड तक बने रहिए, आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो के थ्रू। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है रोहित श्रीवास्तव जी, जिनको 15 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन डिजिटल मार्केटिंग। ऑल्सो वो एक एजेंसी ओनर है जिसका नाम है प्लान डीजी। वो आज अपने इंसाइट्स नॉलेज हमें शेयर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें, और ये वीडियो बीच में गलती से ही आप कुछ मिस कर रहे हो तो स्वागत करते हैं रोहित जी का आज के हमारे पॉडकास्ट में। वेलकम रोहित जी आज के हमारे पॉडकास्ट में। थैंक्स आकाश एंड चिन्मय। So I was waiting for this session and I hope ये काफ़ी इंसाइटफुल सेशन होगा। काफ़ी कुछ नई चीज़ें हम अपने यूजर्स को बताएंगे। तो वैसा पहला क्वेश्चन ये रहेगा हमारा कि हमें पहले ये बताएं आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे शुरू करी हमने, मतलब एक आईटी गाय होने से लेके एक बिजनेस ऑनर प्लान की मरने तक का सफर बताइए हमें। सो मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया 2011 में। सो एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कंपनी से मैंने काम किया, काफ़ी कुछ सीखा। गैप समझ में आया कि जो एजेंसी जो ऑनर से जो एजेंसी सर्विस दे रही है उसमें काफ़ी कुछ गैप है जो इंडियन अपने के जो क्लाइंट्स है उनको नहीं दे पा रहे। सो फिर मैंने 2021 में ये अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया, और अपना जो विज़न है कि हम अच्छी सर्विसेज दें अच्छे स्टैंडर्ड्स के साथ अपने ग्लोबली क्लाइंट्स को। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपका ब्लाइंड डीजी को लेके क्या विजन था और आपका काम आपके क्लाइंट के साथ कैसा होगा, और आपने अपने पोस्ट 2021 में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे जब आपने अपनी एजेंसी लॉन्च की थी? सो पोस्ट 2021 क्या था कि उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी सारे बिजनेसेस को ये समझ में आया कि आपको अपना बिजनेस सिर्फ ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन भी ले जाना होगा। सो हमारे पास काफ़ी सारे नए इंक्वायरीज आए ऑनलाइन मार्केटिंग्स के लिए। सो हमने पहले उनकी क्या है पेन पॉइंट्स को समझा कि वो क्या पेन पॉइंट्स हैं उनके, फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन की और उसको इम्प्लीमेंट किया, जिससे उनको काफ़ी बेनिफिट्स हुआ और उनके बिजनेसेस ने काफ़ी ग्रो किया। तो सर डिजिटल मार्केटिंग इज अ वाटर पिलर,
इससे तो काफ़ी चीज़ आती है, जैसे SMO, SEO, ORM एंड सोशल मीडिया हैंडलिंग एंड मार्केटिंग। तो इसमें मेन टर्म होता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए हमें। एसईओ होता क्या है वैसे, किसी की हम ये जानना चाहिए। एसईओ क्या होता है? एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू और बिंग के अकॉर्डिंग टू गेट बेटर रैंक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ सर्च इंजन। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि एसईओ होता क्या है, सर वैसे ये बताइए कि अगर आपको किसी 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को बताना हो कि एसईओ होता क्या है तो हम उसको कैसे समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को तो ये समझ में नहीं आएगा एसईओ होता क्या है, बट आसान भाषा में आप ये सब, एक वेबसाइट है, आपने वेबसाइट बना ली तो उससे आपका बिजनेस नहीं आएगा ना विजिबिलिटी आएगी। आपको उसको विजिबिलिटी और बिजनेस लाने के लिए आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, मेटा टाइटल, मेटा टैग्स, ऑल टैग होते हैं, पूरा कंटेंट आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। फिर वो आप उसको उस पर बेटर विजिबिलिटी और अपने बिजनेस के लिए बेहतर लीड्स उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कितने पार्ट्स का होता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है किसका रोल होता है? मेनली ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ होता है और इम्पोर्टेंट इसमें आज के डेट में टेक्निकल एसईओ है। तो सर अभी एसईओ में क्या चल रहा है वैसे। अभी क्या है कि एआई जब से आई है तब से लोग उसका भी इस्तेमाल करने लगे, सो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट्स को और ऐप को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। सर आज के टाइम में SEO को कितनी इंपॉर्टेंस है, और जैसे 2023 के बाद काफ़ी AI और काफ़ी ऑटोमेशन टूल्स लॉन्च हुए हैं, तो उसके बाद से SEO में क्या चीज़ें प्रॉब्लमेटिक आई है, किस चीज़ से आपको लोगों को प्रॉब्लम आई है SEO में AI और ऑटोमेशन आई है? एआई के आने के बाद से क्या है कि लोग काफ़ी यूज करने लगे हैं, बहुत सारे अभी भी लोग अच्छे से उसको यूज़ नहीं। तो आपको एआई टूल्स यूज़ करने के लिए मेनली क्या है, उनका प्रॉम्प्ट आपको समझना पड़ेगा, क्या प्रॉम्प्ट हमें डालना है, क्या उससे आंसर ले सकते हैं आप, और उसको आप जितना अपने प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइज करेंगे आपको उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अभी सर एसईओ में अभी चल के रहा है और 2024 के एंड में एसईओ स्टेटस नहीं, वो जो स्ट्रेटजी हम अभी करंट ईयर कर रहे हैं वो 2025 में डेफिनेटली उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, काफ़ी कुछ नई स्ट्रेटजी आ जाएगी। गूगल के एल्गोरिदम अपडेट्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। पहले क्या था कि गूगल कम अपडेट्स लाते थे, अभी तो आपको ऑलमोस्ट 2-3 महीने पे एक अपडेट्स उसका कोड अपडेट आ जाता है। जैसे लास्ट अभी नवंबर 2024 का कोड अपडेट आया। तो सर ये बताएं कि जो गूगल अपडेट्स होते हैं ये होता क्या है, जिसकी वजह से SEO में डिफरेंसेस आते हैं? कि अपने वो एल्गोरिदम को, सर्च एल्गोरिदम्स को ऑप्टिमाइज करते रहता है। जैसे कि 2010-12 में पांडा अपडेट्स आया, पेंगुइन अपडेट्स आया। अभी क्या है कि हेल्पफुल कंटेंट अपडेट्स वो रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। सो मेन इस पे क्या है कि आपको अपने कंटेंट को बेहतर तरीके से यूज़र के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना है, सो आप बेहतर विजिबिलिटी उसके ऊपर पा सकते हैं। तो सर एक क्वेश्चन है, आजकल काफ़ी लोगों के माइंड में एक मिथ रहता है कि AI कंटेंट रेलेवेंट है या इससे कुछ अफेक्ट पड़ता है वेबसाइट पर, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो गूगल क्या एआई कंटेंट एक्सेप्ट करता है भी, ये नहीं भी करता है। गूगल को क्या चाहिए, उसको चाहिए अच्छा कंटेंट। अगर आप वेल रिसर्च कंटेंट आप खुद से लिख रहे हैं, ये एआई टूल्स के हेल्प से लिख रहे हैं, बट आपको उसमें ह्यूमन टच ऐड करना है। यूजर्स के हिसाब से आप भी अच्छे इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वो आपको करना है। क्या सर एआई से जॉब खत्म हो चुकी है और उससे एसईओ पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एआई का आजकल की जो डिजिटल चल रहा है? एआई से बिल्कुल जॉब खतरे में नहीं है, आपको उसको बेहतर तरीके से यूज करने आना चाहिए। तो सर 2025 जो आने वाला है उसमें डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर क्या होगा, और AI और वॉइस सर्च इनमें से क्या बहुत रेलेवेंट रहेगा, इसमें आपका क्या कहना है? दोनों ही। लोग आजकल टाइप करना कम चाहते हैं और वो वॉइस सर्च ज़्यादा, सो आपको वॉइस सर्च के अकॉर्डिंग भी अपने वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। लाइक जिसे नॉर्मल जो एक यूजर सर्च करता है वो क्या सर्च करता है, सो आपको वो टर्म समझने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको उस अपने वेबसाइट में ऑप्टिमाइज वो कंटेंट ऐड करके उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। एआई टूल्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, क्रिएटिव डिज़ाइन से लेकर कंटेंट क्रिएशन में आप डेफिनेटली उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो सर आज तक गूगल एल्गोरिथम भी स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो इनसे कंटेंट की क्वालिटी पे क्या असर पड़ रहा है? क्या कोई कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है या फिर अभी भी स्टेगनेंट? डेफिनेटली आपको अभी जो कंटेंट चाहिए वो बिल्कुल वेल रिसर्च कंटेंट, और आपको छोटे सेंटेंसेस में कंटेंट क्रिएट करना चाहिए।
बुलेट्स पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। वो सब जैसे आजकल काफ़ी सारे एजुकेशन वाले जैसे गूगल का जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, तो उससे क्या कंटेंट में रिलेवेंसी बची है? और इसके बारे में आपका क्या? क्योंकि आजकल सब लोग चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर रहे हैं अपने कंटेंट के लिए, तो क्या रेलेवेंसी है इनकी आजकल जो डिजिटल एरिया चल रहा है अपना? आज के डेट में बहुत सारे लोग बिल्कुल जैसे चैट जीपीटी और जेमिनी कंटेंट तो वो एज इट इज़ यूज़ करते हैं, उसको आपको वैसे यूज़ नहीं करना है। उसमें आप ह्यूमन टच दीजिए, उसको चेंज करिए, सेंटेंस क्रिएशन, बहुत सारे जो वर्ड होते हैं अनलॉक, एलिवेट, ये एआई टूल्स के वर्ड है। सो आपको ऐसा बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप उसको एज ए रेफरेंस लीजिए और उसको अपने अकॉर्डिंग उसमें एडिट करिए, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि आप कंटेंट जितना वेल रिसर्च करेंगे खुद से और लिखेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सर आपको क्या लगता है एआई के आने से कीवर्ड सर्च करने में जो हाई क्वालिटी कीवर्ड्स होते हैं उसमें रोल चेंजेस हुए या फिर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है कीवर्ड सर्च का? एआई टूल्स से डेफिनेटली आप हेल्प ले सकते हैं कीवर्ड सर्च करने में, बट आज भी आप गूगल कीवर्ड प्लानर या बिंग कीवर्ड प्लानर, ये आप रस हो गए, एचरेफ है, अभी नील पटेल ने भी अपना टूल से स्टार्ट किया है यूबर सजेस्ट, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सर एसईओ का टर्म होता है, कि अपने वो एल्गोरिदम को, सर्च एल्गोरिदम्स को ऑप्टिमाइज करते रहता है। एसईओ में ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया। बहुत ज़्यादा आपको जो भी कोर वेब वेटल्स में जो आपको चेंजेस सजेस्ट करते हैं वो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। वेब जो इमेजेस हम यूज़ करते हैं वो फॉर्मेट चेंज हो गया है, सो आपको वो सारी चीज़ें को यूज करना है। आपको अभी वेबसाइट बिल्कुल लाइट यूज़ करनी है ताकि लोड स्पीड बिल्कुल ही कम हो और वो 1 से 2 सेकंड में वो वेबसाइट आपकी पूरी अपलोड हो जाए। सो क्या यूज़र को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, वो जल्दी से कंटेंट से वो अपलोड हो जाएंगे, वो ईजिली विद इन 1-2 सेकेंड्स सारा कुछ वो देख सकता है। सो आपको उसको डेफिनेटली उस पर वर्कआउट करना चाहिए, आज के डेट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या आपके हिसाब से स्मॉल बिजनेस के लिए एसईओ आजकल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है, क्योंकि सब आजकल अपना बिजनेस डिजिटलाइज करना चाहते हैं, जो स्मॉल वेब वेंडर्स है, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? कंपटीशन डेफिनेटली बहुत बढ़ गया है आज के डेट में। जैसे लोकल बिजनेसेस है, उनको ये सब एसईओ उनके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने टारगेट ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि मेरा टारगेट ऑडियंस कहाँ है और उस हिसाब से अपने बिजनेसेस को और वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करना होगा। तो सर आजकल कंटेंट में आपके हिसाब से कंटेंट की लेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है या फिर उसकी रिलेवेंसी? या फिर यूज़र इंटेंट? रिलेवेंसी और लेंथ, बट रिलेवेंसी मैं कहूँगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्च कर रहे हैं कि मेरे को एक अच्छा टी शर्ट चाहिए, सो आप वो सर्च टर्म डालोगे गूगल के ऊपर या बिंग के ऊपर, तो और जो कंटेंट्स आपको जो वेबसाइट्स ऊपर आ रही हैं वो डेफिनेटली, जैसे आपको ब्लैक टी शर्ट चाहिए, अगर ब्लैक टी शर्ट का आपने टर्म डाला और आपको रेड टी शर्ट या मैरून टी शर्ट, वाइट टी शर्ट के आपको दिख रहा है, तो डेफिनेटली वो आपकी यूजफुल नहीं है क्योंकि आप ब्लैक टी शर्ट सर्च कर रहे हो। सो रेलेवेंसी बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक भी होना चाहिए, वो डिपेंड करता है उस कीवर्ड पे कंपटीशन कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें लिंक भी ऐड करने पड़ेंगे। तो सर एक मार्केटर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आरओआई। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने अभी तक कितना ही आरओआई जनरेट किया है? और कोई वो लोकल हो या बिगिनर हो तो उसको आरओआई ज़्यादा जनरेट करने के लिए कोई टिप बेसिक टिप देना चाहेंगे? आरओआई डेफिनेटली बहुत मैटर्स करता है। क्लाइंट्स हमेशा आपसे आरओआई के बारे में बात करेगा। सो जो भी बजट वो स्पेंड कर रहा है उसका वो चाहता है एटलीस्ट 2x 3x 4x जितना मैक्सिमम हो, बट वो एटलीस्ट 2-3x तो चाहता ही चाहता है। सो आपको डेफिनेटली वर्कआउट करना है आपको टारगेटिंग ऑडियंस पे, आप जितना अपने ऑडियंस को जगह से आप टारगेट करोगे आपको उतनी बेहतर आरओआई मिलेगी। तो सर पीपीसी और गूगल एड्स रन करना, कैंपेन रन करना तो ईजी होता है, बट उसको प्रॉफिटेबल कैसे? ऑप्टिमाइजेशन, आपको बेहतर कीवर्ड फाइंड करने है कि आपको क्लाइंट्स के बिजनेस नेचर को समझना पड़ेगा कि वो उनका बिजनेस नेचर क्या है, वो टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेटिंग बहुत मायने रखती है। अगर आपको टारगेट करना है डेली और आप एड्स रन कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया, तो आपको नहीं मिलेगा, बेहतर आरओआई मिलेगा ही नहीं आपको। तो आपको टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट कीवर्ड्स फाइंड करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड टाइप्स, ब्रॉड मैच है, फ्रेज मैच है या एग्जैक्ट है, वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप जब तक क्लाइंट्स के बिजनेस को अच्छे से नहीं समझेंगे, आप गूगल एड्स कैंपेन को अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। सर आपने अपने क्लाइंट के लिए सबसे बेस्ट आरओआई अभी तक कितना जनरेट करा है, और एज अ बिगिनर हमें कोई कैंपेन रन कर रहे हैं तो कितना आरओआई एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ राउंड फिगर
फिर भी कोई गोल हो? ये डिपेंड करता है बिजनेस नेचर पे। हमने अभी तक जो मैक्सिमम आरओआई जो अचीव किया वो 20x किया है। सपोज एक क्लाइंट ने 2 लाख रुपए अगर उसने स्पेंड किए तो उसका 20, बट ये डिपेंड करता है बिजनेस नेचर पे, प्रोडक्ट क्या है आपका या सर्विसेज है आपकी, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट्स क्या है आपका। तो सर क्वालिटी कॉस्ट स्टार्टिंग में रखते हैं कोई कैंपेन, मतलब 1 लाख या 10 हज़ार स्टार्टिंग करनी, तो उसे पर लीड क्या हमें कॉस्टिंग रखनी। का बजट थोड़ा टाइट है तो हम क्या एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं? डिपेंड्स, ये क्या है कि जब तक आप प्रोडक्ट्स क्या है, जैसे सपोज करो मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए अगर गूगल एड्स कैंपेन चला रहा हूँ, उसको क्या एडमिशन के लिए रेट चाहिए, सो वो वेरी करती है 40 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ तक, डिपेंड करता है कि टारगेट एरिया कितना है। जितना मैक्सिमम एरिया होगा आप और सीपीएल उतना कम होगा, जितना छोटा एरिया होगा सीपीएल उतना हाई होगा। तो सर अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि SME, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए, SMO होता क्या है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता है कि आप सपोज आपने अपने कंपनी का एक पेज बनाया तो आप उसको जितना बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करोगे, नाम क्या है, ईमेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, वो सारे कुछ प्रॉपर ऐड करो, और उसके साथ इमेजेस, वीडियोस जितना आप अच्छे तरीके से ऐड कर लो, वो होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो सर आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है शॉर्ट्स का और रील्स का, तो बिजनेसेस को अपने ब्रांडिंग के लिए उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है? आज के डेट में क्या है, लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स या रील्स ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं, और इमेजेस तो मतलब जो फेड होती है उससे भी कम है, और जाते भी है तो वो रील्स वाले दिखते हैं। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे कि अगर महीने में 20 पोस्ट कर रहे हो तो उसमें से 10-12 तो आप रील्स बनाओ, उससे आपको ज़्यादा अच्छा बेहतर एंगेजमेंट मिलेगा, व्यूज़ मिलेंगे, वो आपके बिजनेसेस के लिए भी अच्छा रहेगा। क्या सर आपके कभी क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गया हो और पूरा गेम प्लान चेंज हो गया हो आपका? बिल्कुल, अपना एक क्लाइंट है SaaS बेस्ड सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करते हैं। लिंक्डइन के ऊपर एक उनका पोस्ट काफ़ी वायरल हो गया और उससे काफ़ी विजिबिलिटी मिली और इंक्वायरीज भी आई उनके पास, और आउटसाइड इंडिया भी उनके पास काफ़ी इंक्वायरी आई आउटसाइड इंडिया से। तो सर प्लेटफॉर्म में लिंकिंग, तो उसकी स्ट्रेटजीज किस तरह से काम करती है? उसकी यूनिक स्ट्रैटेजीज क्या है जिससे हम लिंक्डइन ऑप्टिमाइज कर सके अच्छे तरीके से? आर्टिकल, लिंक्डइन पे एक फीचर से आर्टिकल का, सो आपको वो बिल्कुल यूज करना चाहिए, आपको बिल्कुल अच्छे वो जो टॉपिक्स है वो फाइंड आउट करनी चाहिए, और उसके ऊपर जितना अच्छा आप वेल रिसर्च कंटेंट ऐड कर सके, उसके साथ साथ आप इमेजेस, वीडियोस, लिंक्स है तो वो भी आप ऐड करें, वो आपको डेफिनेटली बहुत ही हेल्प करेगा बेहतर विजिबिलिटी पाने के लिए लिंक्डइन के ऊपर। तो सर जैसे हम लिंक्डइन पे पोस्ट वगैरह करते हैं तो उसको वायरल कैसे किया जाए? कोई टिप्स है आपके पास इसकी या कोई स्ट्रैटेजी हो? ग्रुप्स, रेलिवेंट ग्रुप्स आप ज्वाइन करो, वहाँ शेयर करो आप उसको, आप अपने कनेक्शंस पे काम करो, जितना मैक्सिमम कनेक्शंस होगा उतनी ज़्यादा आपकी रीच आएगी। तो सर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है कि जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हुआ, लिंक्डइन हो गया, एक्स हो गया, सो उसके ऊपर क्या है कि आप एड्स रन कर सकते हैं, वो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सर पे कैम्पेन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, या एड डिज़ाइन वगैरह क्या है, या ऑडियंस टारगेटिंग, इनमें से इम्पोर्टेंट है? टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप राइट ऑडियंस को टारगेट करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने क्रिएटिव्स भी बनाने हैं, ऐड कॉपी भी वैसे आपको बनानी है, तो टारगेट ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है। तो सर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जिस तरह हम ऐड करते हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो इन सब में से ज़्यादा ROI कौन सा प्लेटफॉर्म देता है आपके हिसाब से? आज के डेट में फेसबुक और इंस्टाग्राम सबसे अच्छे ROI देता है, बट डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस नेचर क्या है। अगर आप कपड़े सेल कर रहे हैं तो आपके लिए इंस्टाग्राम सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि जो आपके जो ऑडियंस है आपको यंग जनरेशन ऑडियंस है, सो आप क्या करेंगे इंस्टाग्राम पे, वो डेफिनेटली वो आधे घंटे 1 घंटे तो टाइम देते हैं, सो इंस्टाग्राम के ऊपर आप ऐड चलाइए, वो आपको बेहतर ROI मिलेगा। और सपोज आप जैसे कि सॉफ्टवेयर बिजनेस है आपका, सॉफ्टवेयर के लिए लीड्स आते हैं, सो आप लिंक्डइन यूज़ करें, वहाँ आपको बेहतर ऑडियंस मिलेगी। तो सर जैसे एड्स के लिए लोग गूगल एड्स भी यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक एड्स होता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इन दोनों में से आप ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस देते हो जिसमें ज़्यादा बेस्ट ROI है, फेसबुक एड्स या गूगल एड्स? गूगल के भी आते हैं, फेसबुक के भी, इंस्टाग्राम, सब यूज करना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है और आप कितना बजट फेसबुक को, इंस्टाग्राम को या गूगल को एलोकेट कर सकते हैं।
तो सर एक सक्सेसफुल कैंपेन में कॉल टू एक्शन बटन में क्या रोल होता है, अच्छी तरह कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि हमारे पास अच्छा आरओआई है एक कॉल टू एक्शन की वजह से। कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज आप अगर एडमिशन्स के लिए अगर एड्स चला रहे हैं, तो आपका जो कॉल टू एक्शन होना चाहिए वो अप्लाई नाउ होना चाहिए या साइन अप होना चाहिए। सो कॉल टू एक्शन बटन आपके बिजनेस नेचर, आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। जैसे कि सपोज आप अगर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ, तो वहाँ पे क्या आप लर्न मोड का CTA यूज़ कर सकते हैं। तो सर डायनेमिक एड्स और रीटारगेटिंग के लिए बिगिनर्स को आप कोई टूल सजेस्ट कर सकते हैं? कोई स्पेसिफिक टूल या टेक्निक जो कि इमीडिएटली यूज़ कर सके अपने एड्स वगैरह में? गूगल एड्स आप यूज़ करिए रीमार्केटिंग के लिए। उस गूगल एड्स में क्या होता है कि वो गूगल एनालिटिक्स से लिंक होता है। सो जो यूजर्स ऑलरेडी आपकी वेबसाइट विजिट कर चुके हैं, ये ऐप विजिट कर चुके हैं, सो वो एड्स आपको रीमार्केटिंग के थ्रू उनको दोबारा दिखेगी और वहाँ पे एक चांसेस है कि वो कन्वर्ट भी हो जाए। तो सर अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि सर्च इंजन मार्केटिंग। सर ये होता क्या है SEO? सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है कि हम ऐड चलाते हैं सर्च इंजन के ऊपर। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है। सो इसके ऊपर जो एड्स हम चलाते हैं उसको कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। यहाँ पे क्या होता है कि सपोज मैं एक यूज़र हूँ, मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया, तो जो एड्स मेरे को दिखे वो है सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू वो एड्स वहाँ पे दिख रहे हैं। गूगल एड्स के थ्रू हम ऐड बनाएंगे, फिर वो आपको वो ऐड दिखेगा। तो ये होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर हमने दो ऐड सुनी, एक सर्च और डिस्प्ले, तो दोनों में से कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है और हमें कब अपने बिजनेस के लिए कौन सी ऐड रन करनी चाहिए? डेफिनेटली गूगल सर्च एड्स ज़्यादा बेहतर होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो यूजर्स होते हैं वो खुद सर्च करते हैं। गूगल डिस्प्ले एड्स में क्या होता है, वो अपने गूगल सर्च डिस्प्ले नेटवर्क में जो भी साइट्स है वहाँ पे एड्स शो होते हैं। लाइक जीमेल पे आपको एड्स शो हो जाते हैं, यूट्यूब के ऊपर सर्च एड्स शो हो जाते हैं, वो डिस्प्ले एड्स है। बट बेहतर जो रिजल्ट है वो गूगल सर्च एड्स का है, एज पर माई एक्सपीरियंस। तो सर SEM के अंदर कैंपेन्स होते हैं जो ऐड कैंपेन होते हैं, उनको उनका ROI बेस्ट करने के लिए आप वो क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे? मतलब SEM में जो हम ऐड रन कर रहे हैं उनका बेस्ट ROI मैक्सिमाइज करने के लिए या फिर ऑप्टिमाइज करने के लिए कोई टिप्स, क्विक टिप्स? इम्पोर्टेंस होता है कीवर्ड, एड कॉपी, आपके जो क्लाइंट्स है वो क्या उनका बिजनेस है, क्या सर्विसेज हो। तो आपको जो ऐड कॉपी बनानी है वो उनके USPs को लेके बनानी है कि क्या वो बेहतर चीज़ें दे रहे हैं उनके कंपटीटर से। सो USP के थ्रू ऐड करके आप ऐड बनाएं। कीवर्ड्स, राइट कीवर्ड्स, सर्च टर्म्स जो रिपोर्ट होती है उनको आप डेली एनालिसिस करिए। जो आपके जो सर्च टर्म्स रेलिवेंट नहीं है उनको आप नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड करिए। कई सारे अच्छे सर्च टर्म्स भी आपको दिख जाते हैं, उनको एज ए कीवर्ड ऐड करिए। इससे आपको बेहतर ROI मिलेगी। और अपने कैंपेन को आप जितना डेली और जितना रेगुलरली ऑप्टिमाइज करेंगे, देखेंगे जो भी चेंजेस आप करना चाहिए वो आप करें। तो सर ऐड कैंपेन्स में कीवर्ड्स के टाइप होते हैं जैसे एग्जैक्ट मैच, प्रेज मैच और ब्रॉड मैच। तो कौन सा टर्म हमें कब यूज़ करना चाहिए? सो ब्रॉड कीवर्ड क्या होता है, वो बिल्कुल ब्रॉड होता है। सपोज आपको वो कुछ सर्च करता है गूगल के ऊपर, लाइक जैसे कि आपको आप मान के चलो कि आपको एक बैग सर्च करता है। सो आपने एक डाला बैग, तो बैग क्या है, वो 3 कैरेक्टर का जो वर्ड है वो बिल्कुल ब्रॉड है। सो बैग में क्या आ जाएंगे, वो लेदर बैग भी होता है, साइड बैग भी होता है, बैकपैक भी होता है, डफल बैग भी होता है। सो वो उससे क्या कि वो सारे वो कैप्चर करेगा। वो बैग अगर आप जैसे ही डालें तो सारे एड्स दिखेंगे। अगर आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल के सिर्फ लेदर बैग डालेंगे, वो हो गया फ्रेज मैच। सो वो क्या है, फ्रेज मैच करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी दिखेंगे वो आपको फ्रेज मैच में दिखेंगे। एक होता है एग्जैक्ट मैच। तो वो जैसे मेरे को ब्लैक लेदर बैग चाहिए, मैंने ये डाला सिर्फ, और उसके मैंने जो ब्रैकेट्स होते हैं वो यूज कर लिए, जो एग्जैक्ट मैच के ब्रैकेट्स होते हैं। सो फिर जो क्या है कि वो जो आप चाहते हैं कि मेरा ऐड सिर्फ जो एग्जैक्ट ब्लैक लेदर बैग्स जो सर्च करना चाहते हो उनको ही दिखे, तो आपको एग्जैक्ट मैच वाले की टाइप्स यूज करना पड़ेगा। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनसे क्या एड स्पेल्स में कुछ डिफरेंस होता है? डेफिनेटली एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स में क्या है कि विजिबिलिटी कम होती है, क्योंकि वो आप एक पार्टिकुलर ऑडियंस जो कि सिर्फ वो 2-3 वर्ड सर्च करना चाहते हैं उनको ही दिखाना चाहते हैं। फ्रेज मैच में थोड़ा उससे ज़्यादा विजिबिलिटी होती है, और ब्रॉड मैच में सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी होती है। तो इन तीनों में से बेस्ट कौन सा रहता है, मतलब जिसमें हमें कम एड स्पेंड लगे और अच्छा हमें ROI मिले? आपको तीनों यूज़ करना चाहिए।
आप क्या है कैंपेन एक 1-2 महीने आप रन करके या एटलीस्ट 15 डेज रन करने के बाद ही एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके कौन से कीवर्ड टैग्स पे ज़्यादा इम्प्रेशंस आए और ज़्यादा क्लिक्स आए। फिर आप उसके लिए क्या है कि लीड्स कितनी आई, कन्वर्जन कितने, वो आप एक एनालिसिस करके आप एक सोच सकते हो स्ट्रेटजी नेक्स्ट मंथ के लिए डिज़ाइन कर सकते हो कि आपको क्या करना है, कौन से मैच टाइप्स आपको यूज करने हैं। ये कोई भी क्लाइंट आपका क्लाइंट कभी भी ऐड रन करवाता है तो उसके लिए नेगेटिव रिव्यूज़ भी आते हैं उनका, तो उसको हैंडल करने के लिए कोई ट्रिकी टिप्स या लोग कुछ आप बताना चाहें कि हम नेगेटिव कमेंट को कैसे हैंडल करें, कैसे बेस करें, इससे उसकी रेपुटेशन इम्पैक्ट ना पड़े उसके बिजनेस पे। लेकिन वो बैठना पड़े कुछ। ORM क्या होता है कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। सपोज आपकी एक कंपनी है, कुछ सर्विस देते हो या सेल करते हो, कई सारे कस्टमर होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं जो कि आपकी सर्विस से, आपके प्रोडक्ट से वो क्या करते हैं कि बहुत सारे साइट्स जैसे ट्रस्ट पायलट हो गया, ये गूगल के ऊपर भी वो रिव्यूज़ डाल देते हैं, नेगेटिव रिव्यूज़। सो बेहतर तरीका ये है कि आप उसको रिप्लाई करें, काउंटर करें। अगर आपने सर्विसेज अच्छी दी है तो आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं। फिर भी अगर वो आपके सर्विसेज से हैप्पी नहीं है तो आप उनको क्या करते हैं कि आप एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल के रिप्लाई में, ताकि वो आपसे दोबारा कांटेक्ट करे और जो भी इश्यूज है वो सॉर्ट आउट करे। तो सर आप एक एजेंसी रन कर रहे हैं, जैसे आपके क्लाइंट्स हैं काफ़ी सारे, ठीक है, तो उनकी रेपुटेशन मैनेज करने टाइम कुछ ना नेगेटिव केस आया कभी ना कभी आ ही जाता है, तो उसको हमने हैंडल कैसे किया? हमारा जो होता है कि हम पहले जो भी नेगेटिव रिव्यूज़ है वो क्लाइंट के साथ बैठते हैं, वो समझते हैं कि वो फेक है या जेन्युइन है। जो फेक है उनको एक नॉर्मल है रिप्लाई डाल के उनसे नेक्स्ट कम्युनिकेशन के लिए इंसिस्ट करते हैं, और जो जेन्युइन होते हैं वो हम क्लाइंट के साथ बैठते हैं, वो समझते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स रही है। फिर उसके अकॉर्डिंग एक हम रिप्लाई मेल्स करते हैं, कांटेक्ट करते हैं कस्टमर को, और उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसको सॉर्ट आउट का ध्यान ज़्यादा रहता है। इस पे बेसिक्स जो कस्टमर है, जो क्लाइंट्स है, उससे आपको कम्युनिकेट उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उसको सॉर्ट आउट करना है। तो सर ORM की किसी भी ब्रांड की ऑनलाइन रेपुटेशन जो है वो कैसे स्टेबल रहे लॉन्ग टर्म के लिए? इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है कि जो भी आपके जो क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, आप रेगुलर रिव्यूज़ लें। सपोज जैसे किसी ने आपके वेबसाइट पे एक परचेज किया, आप उनको एक ईमेल करें, व्हाट्सअप करें एक लिंक के साथ रिव्यूज़ डालने। और जैसे किसी ने सर्विसेज ली तो आप उनको डायरेक्ट रीच कर सकते हैं, मेल्स करते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं रिव्यूज़ के लिए। उससे क्या है कि रेगुलर रिव्यूज़ आएंगे आपके पास, सो आपकी जो ORM है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगी और अच्छी रहेगी। तो सर सोशल लिसनिंग टूल एक होता है, तो उसका कितना इफेक्टिव है? आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा टूल है? मेरा पर्सनल फेवरेट गूगल ट्रेंड्स है, देन मैं हुटसूट भी यूज करता हूँ। तो इस पर क्या होता है, जैसे गूगल ट्रेंड्स पे आपने कुछ कीवर्ड्स ऐड कर लिए या अपने कंपनीज का नाम ऐड कर, तो जैसे ही किसी कुछ मेंशंस आएगा आपकी कंपनी के नाम से, उस कीवर्ड्स के नाम से, तो आपको वो अपडेट्स आ जाएंगे कि ये किसी ने पोस्ट किया है या किसी ने मेंशन किया है। सो आप उसके अकॉर्डिंग उसको देख के उसको रिप्लाई कर सकते हैं। तो सर लगता है ORM में सिर्फ बैड रिव्यूज़ और नेगेटिव रिव्यूज़ को ही करना होता है, या प्रोडक्ट के लिए ब्रांड का नरेटिव भी बिल्ड करना होता है? आपको क्या कम्युनिकेट करना है, जो भी आपके सर्विसेज से या प्रोडक्ट से हैप्पी नहीं है, सो आपको समझना है कि वो क्यों हैप्पी नहीं है। आपको वो समझ के उसको रिप्लाई करना। आपको क्या करना है कि उसको अपने सर्विसेज से या प्रोडक्ट से अगर वो खुश नहीं है, सो आपको जितना बेहतर सोल्यूशन आप उसको दे सके। ये देखिए क्या होता है कि हर कोई 100% हैप्पी होता नहीं सर्विसेज से या प्रोडक्ट से। बट सपोज अगर मैंने एक टी शर्ट खरीदा और यूजर ने जो है कि कमेंट डाल दिया, मैंने कमेंट डाल दिया कि मैं वो उससे क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये नहीं है। सो कस्टमर को ये भी समझाना ज़रूरी है कि जो आपने 250 रुपीज़ का जो दिया उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट ठीक है। अगर आप 250 रुपीज़ का एक टी शर्ट ले रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरे को 1000 या 1500 2000 रुपीज़ की क्वालिटी मिले, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्लाइंट्स कैसे दे सकते। सो वो भी समझना बहुत जरूरी। इसमें ORM में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझना ज़रूरी है कि क्या इशूज़ है, क्या प्रॉब्लम्स है, और हम उसको क्या बेहतर सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो सर अभी बात कर ले थोड़ा सा एनालिटिक्स एंड मैट्रिक्स के बारे में। जैसे कि अभी वेरी रिसेंट में गूगल एनालिटिक्स 4 आए हैं, तो उसके एनालिटिक्स क्या आने के बाद लैंडस्केप में कैसे चेंजेस देखने को मिले हैं? काफ़ी कुछ
पहले हम GA3 यूज करते थे, गूगल एनालिटिक्स वर्जन 3। अब गूगल एनालिटिक्स वर्जन 4 यूज करते हैं। सो GA4 में क्या है कि आपको काफ़ी कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। जो डेटा वहाँ पे आपको वो पूरा बेहतर तरीके से एनालिसिस करना आना चाहिए, अब बेहतर उससे जो स्ट्रेटजी आप बना सको। जैसे लैंडिंग पेज पे क्या विजिटर्स आए, किसके थ्रू आए, मीडियम क्या था, कौन से डेमोग्राफिक्स है, सिटी क्या थी, एज ग्रुप क्या था, और वो ओएस कौन सा यूज कर रहे हैं, मोबाइल्स में भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप वहाँ से देख के एनालिटिक आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो इससे ट्रांजिशन में क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल हो GA3 से GA4 में ट्रांजिशन में क्या चैलेंजेस हैं? GA3 आप काफ़ी टाइम से यूज कर रहे हो, सपोज आप GA4 में जाना चाहते हो, तो आपको बहुत कुछ समझना होगा जो था वो यहाँ पे क्या हो गया, GA4 में क्या हो गया। जैसे गोल्स की हम बात करें, तो यहाँ पे ये इवेंट हो गया, वहाँ पे गोल्स थे, तो वो आपको समझना जरूरी कि GA3 में जो था वो GA4 में क्या हो गया। उसके लिए गूगल ने काफ़ी अच्छे सपोर्ट आर्टिकल्स भी बना रखे हैं, वीडियोस भी हैं, कई सारे जो ब्लॉगर्स हैं उनके भी वीडियोज है सर। तो आप वो देख के समझ सकते हैं कि उसमें क्या ट्रांजिशन है और कैसे आप अपने GA4 से बेहतर डेटा ले सकते हैं। और सर जैसे अभी GA4 आया है न्यू, तो आपके हिसाब से GA3 GA4 ज़्यादा अच्छा है? डेफिनेटली GA4 में ज़्यादा बेनिफिट्स है। यहाँ पे E-कॉमर्स ट्रैकिंग आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, सो डेफिनेटली बेहतर है। होता क्या है कि आप GA3 यूज कर रहे थे, वो काफ़ी टाइम से होता, आप यूज टू हो जाता, आप उसको समझ जाते हैं। अब GA4 नया है अभी, सो आपको उसको समझने में डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो GA4 मच बेटर दैन GA3। तो सर डेटा वो समझने के लिए हमें कंसिस्टेंटली किन मैट्रिक्स को ध्यान देना चाहिए, जैसे बाउंस रेट या CTR या कोई और हो? ये डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। सपोज किसी पेज पे CTR अच्छा है, सो डेफिनेटली वो पेज आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको बेहतर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बाउंस रेट जितना कम हो उतना अच्छा होता है। जिससे सपोज किसी पेज का बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है, तो आपको वो एनालिसिस करना कि क्यों ज़्यादा है, उस पर कंटेंट अच्छे नहीं है, या वो इंफॉर्मेटिव नहीं है, या यूज़र जो चाहता है वो उसको उस पेज पे नहीं मिल रहा है। तो आपको एनालिसिस करके वो पेज ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो बाउंस रेट है वो कम हो। तो सर मार्केट में जैसे काफी सारे एनालिटिक्स टूल्स आते हैं, और आपका फेवरेट एनालिटिक्स टूल कौन सा है जिससे आप अपना वेबसाइट का ट्रैफिक ट्रैक कर सकते हैं? GA4 क्या है, वो आपको फ्री में मिलता है, या आप उसको GA3 काफ़ी टाइम से यूज करें, तो GA4 आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है यूज करना। बट SEMrush, Ahref, Ubersuggest और भी कई सारे टूल्स हैं। मैं SEMrush भी यूज करता हूँ, Ahref भी यूज करता हूँ, Ubersuggest भी हम लोग यूज करते हैं। बट क्या है कि अगर आप ज़्यादा आपके पास बजट नहीं है, या आप एक बिगनर्स है, तो आप डेफिनेटली GA4 यूज करो, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर अब बात कर लेते हैं गूगल एडवर्ड और इससे सर्टिफिकेशंस की। तो आपके हिसाब से क्या अभी भी गूगल एडवर्ड की सर्टिफिकेशन की उतनी वेटेज है या कुछ चेंज हो? आजकल काफ़ी सारे ऑनलाइन जो है फ्री सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो मतलब गूगल एडवर्ड का आदि उतनी वेटेज हमें देखने को मिल रही है, या फिर कोई भी आप फॉर्मेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे? डेफिनेटली गूगल एड सर्टिफिकेशन की जो वेटेज पहले थी वो आज भी है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल एड सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम्स तो, उससे आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम में क्लियर ना कर पाओ, पर ठीक है, आप वो ट्राई करते रहो, वो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। तो सर ऐसे ही सर जैसे कि आजकल प्ले स्टोर पे काफ़ी सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं जो कि सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे यूडेमी या कोर्सेरा हो गया, और 3-4 हो गया जैसे ग्रेट लर्निंग और सिंपली। तो इन सब में से आप किसको ज़्यादा प्रेफर करोगे? या फिर फिजिकली जाके हमें सीखना, सर्टिफिकेट लेना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, या फिर ऑनलाइन? गूगल के भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। मैं वो रिकमेंड करूँगा गूगल्स के, जो SEO के लिए हो गए या एनालिटिक्स के लिए, वो आप कोर्स। तो सर्टिफिकेट होता है वो एक टेक्निकल प्रूफ है, बट रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट के लिए हमें कैसे रेडी होना चाहिए? कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को? जैसे कोई भी हमारे को रियल वर्ल्ड में पूछ लिया, हमने तो ऑनलाइन से सर्टिफिकेट लिया और हमने किसी ने कह दिया कि यार तुम अब तुम्हें इसके लिए कैसे प्रिपेयर रहेगी, या फिर कहाँ जाके प्रैक्टिस करें? आपको सबसे पहले तो क्या है कि क्लाइंट्स के साथ बैठना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि वो किस चीज़ के लिए एड सेंड करना चाहते हैं या SEO कराना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन करके आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। फिर जैसा आप दोनों म्यूचुअली एग्री हो
वो कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी नए नए मार्केटर ने अपना सर्टिफिकेट तो ले लिया है, पर उसको ऐसी कौन सी स्किल है जिस पे आप ज़्यादा फोकस करने के लिए कहेंगे? सो गूगल्स के जो भी लर्निंग्स प्रोग्राम्स होते हैं आप उनको ज्वाइन करो। आप उससे बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी सीख सकते हो कि कैसे आपको करना है। जैसे आप एक बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं पता, गूगल के जो लर्निंग्स प्रोग्राम है, लर्निंग मटेरियल्स है, वो ज़्यादा हेल्पफुल है। आप किसी इंस्टीट्यूट से एक कोर्स भी कर सकते हो, वो डेफिनेटली आपको एक आइडिया देंगे क्या होता है, कैसे होता है। बट रियल वर्ल्ड चैलेंज है वो बिल्कुल अलग है। जब आप वो काम करोगे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर तो वो आपको समझ में आएगा कि क्या रियल चैलेंजेस है, क्लाइंट्स क्या चाहता है। आज के डेट में क्या है, क्लाइंट्स को लीड्स चाहिए होते हैं। वो आपकी कीवर्ड रैंकिंग क्या है या ट्रैफिक क्या आ रही है वो मायने नहीं रखती उनके लिए क्या चाहिए, लीड्स चाहिए। सो वो रियल वर्ल्ड चैलेंज अलग है। बट डेफिनेटली आपको कोर्स करके क्या एक आइडिया लग सकता है। बट मैं ये भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें कोर्स के लिए। आज के डेट में क्या है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ी लेते हैं। तो साहब ने अभी तक तो काफ़ी बातें कर ली है SEO, SMO और गूगल एड्स से रिलेटेड, बट एक कोई फ्रेशन है और कोई बिगिनर है, उसको आप कैसे एडवाइस करेंगे कि वो किस तरह से अपने आप को एक्सपर्ट बनाए, कहाँ से सीखें? तो अगर मैं ये कहूँगा अगर आपके नॉलेज में कोई पर्सन है जो इस प्रोफाइल में काम कर रहा है तो आप उनसे सीख सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ है, बहुत सारे जो साइट्स है उनके ब्लॉग पोस्ट है वो उनको आप देख सकते हो। यूट्यूब वीडियोस काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। यूट्यूब के ऊपर आप काफ़ी वीडियोस देख सकते हैं, टाइम वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी एक साइट बनाएं, उसको आप यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के आप अपनी साइट को ऑप्टिमाइज करें, उसको मॉनिटर करें कि उससे क्या फ़र्क। आप सोशल मीडिया पेजेस बनाएं, उस पर आप पोस्ट करें, आप उसको मॉनिटर करके क्या एंगेजमेंट आ रही है, क्या रीच आ रही है, क्या इंप्रेशंस है। सो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ है। आप जितना टाइम वहाँ देंगे आप उसके थ्रू आप गूगल एनालिटिक्स कैसे लगाते हैं, गूगल सर्च कंसोल से कैसे वेरीफाई करते हैं, बिंग वेब मास्टर टूल के थ्रू कैसे वेरीफाई करते हैं, वो आप चीज़ें आप यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। आपको बस क्या करना है कि जाके स्क्रॉल करना है, एक्सप्लोर करना है, और आपको जो भी लगता है कि जिस टॉपिक्स पे आपको चाहिए, नॉलेज चाहिए, आप देख सकते हैं। तो सर एक फ्रेशर है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में घुसना चाहता है, तो आप उसको क्या क्या टिप्स देंगे, और वो अपने एमचरी टूल्स, किस किस तरह के फ्री टूल्स है वो अपने आप को प्रोजेक्ट बना बना के अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, पैसा वेस्ट करना कहीं अपने आप को डेवलप कर सके एक डिजिटल मार्केटिंग, एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए, तो उसके लिए आपके पास क्या टिप्स रहिए? या फिर कोई टूल वगैरह आप सजेस्ट करना चाहें जहाँ से हम फ्री में सीख सकते हैं, स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं? बहुत सारे आपको साइट्स मिल जाएंगे, आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। जैसा भी मैंने पहले कहा कि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोस है, आप उनको देखो, आप वहाँ टाइम स्पेंड करो। आप एक अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ, उसको ऑप्टिमाइज करो, कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कैसे H1 टैग लगाते हैं, H2 लगाते हैं, मेटा टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस, ऑल टैग क्या होता है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करो। आप बुलेट्स पॉइंट्स रखने हैं हमें या पैराग्राफ्स वाले हैं, तो आप उसको देखो, उसको देख के आपको काफ़ी कुछ मिल सकता है नॉलेज। और अगर आपके नॉलेज में कोई है जो कि डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं तो आप उनसे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी ले सकते हो कि वो क्या चैलेंजेस फेस, वो क्या कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। सो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो सर आजकल काफ़ी जगह जगह हमें डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट देखने को मिलते हैं, और कोई ऑनलाइन सिखाता है, कोई ऑफलाइन सिखाता है, कोई ब्लॉग से थ्रू सिखाता है। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, इस बारे में हम क्या कहना चाहिए? आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, इंस्टीट्यूट में जाकर भी कोर्स कर सकते हैं, बट मैं यही कहूँगा कि आप पहले क्या है कि आप खुद से रिसर्च करें कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। गूगल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। आप जाके जो भी टॉपिक्स है वो सर्च करें, उससे रिलेटेड आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। आप उन पे टाइम दो पहले। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को और कुछ सीखना है और कुछ जानना है, फिर डेफिनेटली आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो या किसी इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। बट मैं ये कहूँगा कि पहले आप ये इन पे यहाँ टाइम दो, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च करो, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आप जाओगे किसी इंस्टीट्यूट में, अगर आपको सब कुछ भी नहीं आता, आप इंस्टीट्यूट में जाओगे, वो जो बताएंगे वो आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, ये मैं नहीं कहा कि आप टाइम दो। नहीं आता, अगर आप जा रहे हो किसी इंस्टीट्यूट में, उनकी जो कोर्स फी होती है एटलीस्ट 50-60,000 से तो स्टार्ट ही होता है। सो पहले क्या है कि आप खुद रिसर्च करो, समझो कि होता क्या है,
और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को किसी इंस्टीट्यूट में जाना है या करना है, तो फिर आप अपने सर्कल्स में या डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि मैं कहाँ ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ। सर इंटर्नशिप ज़्यादा बेटर है या फिर इंस्टीट्यूट? इंटर्नशिप डेफिनेटली बेहतर होगी कि वहाँ पे आप रियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, आपके साथ सीनियर्स होंगे, वो आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें सिखाएंगे, समझाएंगे, फिर आपसे वो इम्प्लीमेंट कराएंगे। इंटर्नशिप डेफिनेटली किसी भी मायने में बेहतर होती है। तो सर आजकल जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो न्यू डिजिटल मार्केटिंग फील्ड मैं जस्ट एंटर ही करने वाले अवेयरनेस, क्योंकि आजकल इंस्टीट्यूट जो है काफ़ी ज़्यादा स्कैम भी कर रहे हैं और अपनी ज़्यादा हाई फीस चल रही है उनकी, और वो प्लस सिखाते कुछ नहीं है और फीस उनकी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो इस चीज़ के लिए आप न्यू स्टूडेंट्स को कैसे अवेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, टिप्स मैं ये देना चाहूँगा कि आप पहले टाइम स्पेंड करो गूगल के ऊपर, यूट्यूब्स के ऊपर। वहाँ पे आपको बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, वो आप देख के डेफिनेटली बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज इंटर्नशिप ऑफर, आप वहाँ ज्वाइन करो, वहाँ आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। जो सीनियर्स है जो कि ऑलरेडी 5 साल 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो आपको एक्चुअल हेल्प करेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल बियॉन्ड बातें में अपने इतने इम्पोर्टेंट टाइम में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए आपके साथ बात करें काफ़ी अच्छा लगा। आपने काफ़ी सारे गिफ्ट दिए हैं, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और काफ़ी चीज़ें थी इसके अंदर। नए नए आइडियाज़ हमें जो मिले स्मॉल साइज बिजनेस के लिए और बिग साइज बिजनेस के लिए, जो आप में टिप्स दिए एड्स वगैरह से रिलेटेड, हमारा बहुत सो श्योर हमारी ऑडियंस को भी आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा। आपके कंटेंट के थ्रू आपकी दी हुई इंसाइट आई होप सबको पसंद आएगी, हमें भी पसंद आई है। और इससे काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे आपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, सर्टिफिकेट्स वगैरह के बारे में बताया, A to Z आपने डिजिटल मार्केटिंग स्क्रैच बता दिया एकदम क्या होता है। में आने वाले 2025 के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला और अपनी डिजिटल मार्केटिंग की टिप्स भी मिली है। टूल्स भी पता चले हमें कौन से रेलिवेंट रहेंगे, कौन से स्ट्रैटेजी रेलिवेंट रहेगी। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको हमारी अपडेट मिल जाए। और रोहित सर की एजेंसी के बारे में हमने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके ज़रूर चेकआउट करें इनकी एजेंसी के बारे में। और आपको अभी तक वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी सजेशन हो हमारी वीडियो को लेते हैं तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। और हम नेक्स्ट ईयर किस टू ब्लैक, तब तक की स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग।